इंडिया में हर साल लाखों लोग सिविल सर्विसेज की एग्जाम देते हैं, ऑफिसर्स बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जो देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और टफेस्ट एग्जाम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे इंडिया में किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट है, इसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स की इंडिया आने से पहले भी अलग अलग टाइम पीरियड पर सिविल सर्विसेज जैसे कंसेप्ट की बात की गई है। ब्रिटिशर्स का मेन कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि वो ऐसे पहले थे जिन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर सबसे पहले मेंशन की बात करें तो मौर्यन एम्पायर के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सेंट्रलाइज सिस्टम की बात की गई है। और ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था और इन ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशंस कैसी होगी, अपॉइंटमेंट कैसी होगी, ये सारी चीजों की बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। और यहीं से हम डिड्यूस करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी इंडिया में एक सेंट्रलाइज सिस्टम सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट प्रेजेंट था। इसके बाद गुप्ता पीरियड में भी ऐसे ही एक सेंट्रलाइज सिस्टम की बात की गई है। और इसके बाद जब मुगल्स इंडिया आए तो उनके पास भी एक ऐसा ही सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, एक सेंट्रल सिस्टम मौजूद था, जिसका नाम उन्होंने रखा था मनसबदारी सिस्टम। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का और सिविल सर्विसेज का क्या रिलेशन है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। तो जितनी भी कमर्शियल सर्विसेज थी, उन्हें मिलिट्री सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करने के लिए सिविल सर्विसेज ये टर्म कॉइन किया गया। अब आ जाते हैं सीधा 1786 में, और तब के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। पर क्यों? इनके पहले भी तो सिविल सर्विसेज एग्जिस्ट करते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से सिविल सर्विसेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तब के टाइम पर जितनी भी सिविल सर्विसेज थी, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज और अनकवर्नेटेड सिविल सर्विसेज। कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज हायर पोस्ट होती थी, जिसमें मेजरली यूरोपियन कैंडिडेट्स अपॉइंट किए जाते थे। वहीं अनकवर्नेटेड सिविल सर्विसेज लोअर पोजीशंस होती थी, जिसमें मेजरली इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था। ये जो दोनों कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विसेज है, इनका नेचर ऑफ वर्क, पे स्केल, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये सब डिफरेंट होता था। अब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट कैसे होते थे, ये देखते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट होते थे, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं होता था। कंपनी के डायरेक्टर्स ही उन्हें नॉमिनेट करते थे। तो अपने पसंद के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने के इस सिस्टम को पैट्रोनेज सिस्टम कहते हैं। नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग लंदन के हेलीबरी कॉलेज में होती थी और वो वहाँ से इंडिया आते थे। अब आते हैं 1853 में, जब लॉर्ड मकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की और इंडिया में मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो लॉर्ड मकॉले की रिपोर्ट पर बेस्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास किया गया, जिसमें इस पैट्रोनेज बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम को रिप्लेस करके सिविल सर्वेंट्स को मेरिट बेस्ड सिस्टम से एक ओपन कंपटीशन से रिक्रूट करना था। यहीं से सिविल सर्वेंट्स की भर्ती कंपटीशन से होना शुरू हुई। इसी के लिए 1854 में लंदन में एक सिविल सर्विस कमीशन सेटअप की गई और 1855 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत हुई। अभी जो एग्जाम्स थे, ये लंदन में ही कंडक्ट करवाए जाते थे, जिसके लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स रखी गई। और इस एग्जाम का जो सिलेबस था, उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इंडियन कैंडिडेट्स के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन रहे। जैसे मैक्सिमम मार्क्स एलोकेट किए गए थे यूरोपियन क्लासेस के ऊपर, जो नॉर्मली इंडिया में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता, पर वहीं यूरोपियन कैंडिडेट्स को
इस सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। पर हर चीज के बावजूद 1864 में श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, बनते हैं ऐसे पहले इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्लियर की। आने वाले 50 सालों में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारी पिटिशंस फाइल की कि इंडिया में भी ऐसी ही एक एग्जाम कंडक्ट करवानी चाहिए ताकि इंडियन कैंडिडेट्स को बार बार लंदन ना जाना पड़े इस एग्जाम को देने के लिए। पर किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस इस एग्जाम को क्लियर करें। अब बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की, जिसे फेमसली सीपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसी रिवोल्ट के बाद कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन के पास चले जाती है, जिसके बाद इन सर्विसेज के नेचर में चेंजेस आने शुरू होते हैं। देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश होती है, जिन्होंने सिविल सर्विसेज में बड़े चेंजेस डिमांड किए, जैसे एज लिमिट को बढ़ाना चाहिए, ये जो एग्जाम्स है इसे इंडिया में भी कंडक्ट करवाना चाहिए। और इन डिमांड्स को कंसिडर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था एटकिंसन कमीशन। तो 1886 में सर चार्ल्स एटकिंसन की एटकिंसन कमीशन ने रिकमेंड किया कि इस पब्लिक सर्विस में और ज़्यादा इंडियंस को मौका मिलना चाहिए। 1887 में एटकिंसन कमीशन ने इन सर्विस को कवर्नेटेड और अनकवर्नेटेड सर्विसेज से हटाकर 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया: इंपीरियल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इनमें से ये जो इंपीरियल सर्विसेज थी, इसमें ही मैक्सिमम ब्रिटिश कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट किया जाता था। एटकिंसन कमीशन की सारी रिकमेंडेशंस का असर दिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, और ये कहा गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा जो इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और एग्जाम इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से ही इंपीरियल सर्विसेज को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक था ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा था सेंट्रल सर्विसेज। ये जो सेंट्रल सर्विसेज थे, ये वो मैटर्स देखते थे जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। इसके बाद आ जाते हैं 1912 की इस्लिंगटन कमीशन में, जिसने ये सजेस्ट किया कि जो भी हायर पोस्ट हैं उसका 25% इंडियंस के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो आधा इंडिया और आधा इंग्लैंड में होना चाहिए, और इसी के चलते 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लंदन और इंडिया दोनों में ही होने लगी। लंदन में ये एग्ज़ाम सिविल सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रही थी, वहीं इंडिया में इस एग्ज़ाम के लिए एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई। इसके बाद 1924 में ली कमीशन इस्टेब्लिश की गई, जिन्होंने ये कहा कि जल्दी से एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और इसी के चलते 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश की गई, जिसके चेयरमैन थे सर रॉस बाकर। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया, जिससे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जिसका इंडिपेंडेंस के बाद नाम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी रखा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1939 से इस सर्विस में इंडियंस की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसका मेन रीज़न ये था कि इस सर्विस के लिए अब बहुत कम यूरोपियंस अप्लाई कर रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो सिविल सर्विसेज की इवोल्यूशन के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम ऐसे ही और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.